हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। महेश बर्नवाल जीव विज्ञान चल रहा था, एमसीक्यू हम देख रहे थे। पहली वीडियो कंप्लीट हुई है, दूसरी वीडियो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम इसी श्रृंखला में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारे सब्जेक्ट का वीडियो हम देखेंगे। ठीक है। बीपीएससी 67 प्री जो अगस्त लास्ट में होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला स्टार्ट किए हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए, क्योंकि जो समय है ना, उस समय बहुत कम है। ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न इस वीडियो का कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो सबको पता होगा, जीवाणु की खोज लिवेन हॉक ने की थी, है ना। लिवेन हॉक ने की थी। इसकी व्याख्या कर देखें, जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसको कहा जाता है, ये आपको पता हो गया। जीवाणु केंद्रक विहीन होते हैं, ध्यान रखना, एक कोशिकीय जीव होते हैं। मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है। तो ये होता है भैया माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तपेदिक जो टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग बोलते हैं, एक संक्रामक रोग होता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। सामान्यतः जीवाणु जनित रोग है, ये भी ध्यान रखना। ठीक। सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित होते हैं। ध्यान रखना, तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसको लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है ना, कवकों से मिलते हैं। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक जो है एक ऐसा पदार्थ है, यौगिक होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी जीवाणु होता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एनाबीना। ठीक है। राइजोबियम बारे में क्या बताए थे पिछले वीडियो में, आप अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए। राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे, एनाबीना साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषणी जीवाणु होता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को ये पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है। कैसे करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है। ध्यान रखना, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके प्रशीतन जो होता है खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों के प्रशीतन फ्रीजिंग से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और खाद्य पदार्थों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक समय तक ताजे और खाने योग्य बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। तो वो होता है भैया लैक्टोबैसिलस। ठीक है। लैक्टोबैसिलस होता है। इसकी व्याख्या देखें तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो होती है ना, किण्वन कहलाती है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, दूध को जमा देता और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विषाणु की खोज किसने की थी भाई। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। ठीक है। याद रखना, कहाँ किए थे, तंबाकू के मोज़ेक रोग के कारण इन्होंने इसकी खोज की थी 1892 में। याद रखना, इस समय ये रूसी जीव वैज्ञानिक हैं, नाम है दिमित्री इवानोवस्की। ठीक है। पहले विषाणु की खोज की टोबैको मोज़ेक वायरस की। विषाणु जो है ना, अत्यंत सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय होते हैं, जिन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है। पिछले वीडियो में ये बताए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हैजा विब्रियो कॉलरिस होता है। ठीक है। काली खांसी बैसिलस पर्टुसिस से होता है। मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी से होता है। जबकि कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम एंथोसिस से नहीं होता है। ठीक है। ध्यान रखना, डी इसका सही उत्तर हो गया। कुष्ठ रोग, जिसे हम लेप्रोसी बोलते हैं अथवा हैंसन रोग भी कहा जाता है, इसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। ठीक भैया, ध्यान रखना, नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इससे
ये भी जीवाणुजनित रोग है। त्वचा, श्वसन तंत्र, परिधीय तंत्रिकाएं तथा आँखें आदि अंग इससे प्रभावित होते हैं। परिधीय तंत्र का मतलब है, तंत्रिका का मतलब है पेरिफेरल नर्वस, ठीक है। और श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाम याद रखना थोड़ा सा इंग्लिश में भी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए मलेरिया जो होता है ना, प्लाज्मोडियम, ठीक है, पायरिया एंट अमीबा जिंजीवैलिस से होता है। अमीबा पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। लेकिन निद्रा रोग जो है ना, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से नहीं होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर डी हो गया। तो निद्रा रोग अथवा अफ्रीकन निद्रा रोग इसको बोलते हैं, ये ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र ज्वर आता है, सिर दर्द होता है, खुजली आदि की समस्याएं होती हैं, ठीक है। साथ में याद रखना कि उसे लंबे समय तक नींद भी नहीं आती है, नींद आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग होता है बुचेरिया बैंक्राफ्टाई से होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो गया। इसका व्याख्या देखें तो फाइलेरिया या फाइलेरियासिस रोग जो है ना, वुचेरेरिया फ्रांक बैंक्राफ्टाई नामक सूत्र कृमि के कारण होता है। इसका वाहक होता है क्यूलेक्स नामक मच्छर। फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति की लसिका वाहिनियों और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। फाइलेरिया को हाथी पाँव, फील पाँव आदि नाम से भी जाना जाता है। तो हमें ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण उत्पन्न होता है। तो ये होता है विषाणु जनित रोग है। फुट एंड माउथ रोग क्या है, विषाणु जनित रोग है। इसकी व्याख्या देखें, फुट एंड माउथ अर्थात खुरपका मुंहपका रोग भी बोलते हैं, एक संक्रामक और विषाणु जनित रोग होता है। उन पशुओं में होता है जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, सुअर है, इन सब में होता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं के पैर तथा मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैर और मुंह दोनों में छाले पड़ते हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इसके बीज नामक रोग होता है सूक्ष्म कीट से होता है। इसकी व्याख्या देखें, खाज बोलते हैं हिंदी में, इसके बीज इंग्लिश में बोलते हैं एक सूक्ष्म कीट सरकोप्टेस स्केबी के कारण होता है। यह एक 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडा संघ का सूक्ष्म कीट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बीज एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और तेज खुजली होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं भाई, देखिए पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग ने की थी। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने की थी। लेकिन इन्फ्लुएंजा का टीका मॉरिस हिलमैन ने नहीं की थी। सही उत्तर इसका डी हो गया, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इन्फ्लुएंजा या फ्लू के टीके का आविष्कार जोनास साल्क महोदय ने तथा थॉमस फ्रांसिस ने संयुक्त रूप से किया था। इन्फ्लुएंजा क्या है, एक विषाणु जनित श्वसन संबंधी संक्रमण है, ठीक है, रोग है जो नाक, गला और फेफड़े को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। किसको किसको प्रभावित करता है भैया, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे थोड़ा। अगला प्रश्न है, शिशुओं को लगाए जाने वाला टीका DPT किन रोगों से उनकी रक्षा करता है। तो कौन से रोगों से रक्षा करता है भाई, रोहिणी, काली खांसी और टिटनस से रक्षा करता है DPT। इसके बारे में देखें, DPT का टीका निम्नलिखित 3 संक्रामक रोगों से शिशु की रक्षा करता है। एक तो होता है रोहिणी, रोहिणी मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी अथवा कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, पर्टूसिस होता है, टिटनस। ये तीनों रोग जो है ना जीवाणु जन्य होते हैं, जिनके कारण जीवाणु हैं। कौन कौन से हैं, रोहिणी डिप्थीरिया के लिए कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। काली खांसी का कारक है हीमोफिलस पर्टूसिस, और टिटनस जो है ना क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न है, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं होता। तो कायिक अंग में बीज को शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखना। पादप के अंगों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं, एक तो होता है कायिक अंग, दूसरा होता है प्रजनन अंग। कायिक अंग होता है इसमें जड़, तना, पत्ती सब शामिल होते हैं। प्रजनन अंग में होता है बीज, फल और पुष्प होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं भैया अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी। जिन पौधों के बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता वो होते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, इन पर पुष्प नहीं आते हैं, इनके जननांग प्रायः एक लिंगी होते हैं, इनका परागण जो होता है वायु द्वारा होता है। ध्यान रखना, चीड़ है, देवदार है, फर है, स्प्रूस है, ये सभी अनावृत बीजी पादपों के प्रमुख उदाहरण है। चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पादपों के विषय में असत्य कथन हमको बताना है। ठीक है, इनमें पुष्प पाए जाते हैं, बात सही है। इनके बीज फलों के भीतर बंद होते हैं, सही है। इनको एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री नामक दो वर्गों में बांटा जाता है, ये भी सही है। लेकिन इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है, ये वाला पॉइंट गलत है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या देखें, आवृत बीजी पादपों में बीज फलों के भीतर ही विकसित होते हैं। इन पादपों पर पुष्प भी आते हैं, इसलिए उन्हें सपुष्पीय पादप भी कहा जाता है। याद रखना, स्टेटमेंट के रूप में इनके बीजों में एक अथवा दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री नामक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आवृत बीजी पादपों में पूर्ण विकसित संवहन तंत्र जो कि जाइलम फ्लोएम पाया जाता भी है। आवृत बीजी पादप जो है ना, मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। ना आवृत बीजी पौधे जिनसे अनाज, फल, सब्जी, लकड़ी आदि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन हमको बताना है। देखिए, जड़ जो होती है ना, सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती हैं, बात सही है। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। अभी जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। और अंतिम पॉइंट है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ना, वो है बी। बी वाला क्या है, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं, ये बी वाला इसका गलत है। इसकी व्याख्या देखें, पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है उसे हम जड़ बोलते हैं। जड़ें जो होती हैं प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं। इनका अंतिम सिरा होता मूलगोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें, द्विबीजपत्री पादपों में मूसलाज जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं भैया? वो कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में जो विकसित होती हैं वही होती हैं अपस्थानिक जड़ें। अब इसमें व्याख्या देखें इसकी, तो इसकी व्याख्या है, बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं ना, वो होती हैं अपस्थानिक जड़ें। इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें पौधों को यांत्रिक सहारा देने, भोजन संग्रहण करने, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? तो रेशेदार अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था व्याख्या, तो अपस्थानिक जड़ तंत्र को क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना भाई। तब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, अपस्थानिक जड़ तंत्र को ही रेशेदार जड़ तंत्र बोला जाता है भाई, जो एक बीजपत्री पादपों फर्न में पाया जाता है। इस जड़ तंत्र में सामान्यतः तने से ही शाखित जड़ें विकसित होती हैं। ये जड़ें भूमि की सतह के समीप ही वृद्धि करती हैं। घास तथा नारियल के पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। तो ठीक है, इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहचान करते हैं। देखिए, ये जड़ें जो होती हैं बीज के मूलांकुर से विकसित होती, बात सही है। दूसरा है, ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा है, गाजर, चुकंदर मूसला जड़ों के परिवर्तित रूप होते हैं, सही है। लेकिन मूसला जड़ें कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया हमसे। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें, मूसला जड़ें जो होती है मूलांकुर से विकसित होती है, जो प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। हमने इतनी बार इसकी व्याख्या कर दी कि आपको ये पूरा याद ही हो जाएगा। गाजर है, चुकंदर, मूली है, मूंगफली है, ये सभी मूसला जड़ों के उदाहरण होते हैं। मूसला जड़ें तरकु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, पिंडक जड़ों, श्वसन मूल के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जबकि कंदिल जड़ें जो होती हैं ना, वो स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल आदि अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो भैया रेफ्लेशिया है और सबसे छोटा है वुल्फिया।
ठीक है, याद रखना सही उत्तर बी है। वुल्फिया सबसे छोटा और सबसे बड़ा रैफ्लेसिया होता है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। इसे हम वाटर मिल अथवा डक वीड भी कहते हैं। यह एक जलीय पौधा होता है जो जल पर तैरता रहता है। रैफ्लेसिया अर्नाल्डी जो होता है ना, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। इसका भार होता है 10 किलोग्राम के बराबर लगभग। व्यास है 100 सेंटीमीटर के। इस पुष्प से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है, ध्यान रखना इसको, रैफ्लेसिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, तनों का विकास जो होता है प्रांकुर से होता है, बात सही है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर और भूमि की विपरीत दिशा में विकास करते हैं, ये भी सही है। तनों पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती, बात सही है। जब तीनों तीनों सही है, जिसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया है। व्याख्या देखें, तना जो होता है ना, पौधे का वह भाग है जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। यह पादपों को सहारा और दृढ़ता प्रदान करता भी है, ध्यान रखना। और तने का जो विकास है ना, सामान्यतः भूमि के विपरीत होता है और प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, इस पर पर्व पर्व संधियां, वर्धी कलिकाएं तथा पुष्प कलिकाएं भी पाई जाती हैं। तनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है भूमिगत तना, एक होता है अर्धवायवीय तना और एक होता है वायवीय तना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। भूमिगत तने का रूपांतरण जो नहीं, वो है स्तंभ प्रतान। ठीक है, अभी क्या होता है भाई, पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है ना, उसी को हम भूमिगत तना बोलते हैं। ठीक, प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संग्रहण के कारण ये तने क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। और भूमिगत तनों के रूपांतरित प्रकार और उनसे संबंधित पादप कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे प्रकंद है, राइजोम जिसको बोलते हैं, इसमें हल्दी, अदरक, केला, फर्न ये सब आते हैं। स्तंभ कंद में कौन आते हैं, स्टेम ट्यूबर में, इसमें आलू डहलिया आता है। शल्क कंद होता है, बल्ब जिसको बोलते हैं, प्याज और लहसुन आता है। जबकि घन कंद में जिमी कंद और केसर का पौधा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। तो पत्तियों का जो रूपांतरित स्वरूप नहीं है वो है पत्र प्रकलिका। बाकी पर्ण प्रतान, पर्ण कंटक और घटपड़ी ये सब क्या है, पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप होता है। लेकिन पत्र प्रकलिका पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं होता है। अब इसकी व्याख्या देखें तो पत्तियां सामान्यतः हरी होती हैं, चपटी होती हैं, पतली संरचना वाले पादप अंग होते हैं ये, जो प्रकाश संश्लेषण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए पत्तियों का निम्नलिखित रूपों में रूपांतरण भी हो जाता है, जैसे पर्णकंटक में हो जाता है, पर्णप्रतान में हो जाता है, पर्णाभवृंत हुक में होता है, शल्क होता है, घटपर्णी हो जाता है, ब्लैडर वर्ट होता है, चूषक हो जाता है, कंटक है, पुष्पीय अंग होता है। इन सब में इनका रूपांतरण हो जाता है, लेकिन पत्र प्रकलिका में नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जो पौधा है वो होता है यूकेलिप्टस। ठीक है, इसे पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो यूकेलिप्टस पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष होता है। यह अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी भी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको पर्यावरण का क्या बोला जाता है, अभी हमने बताया था, पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है। ठीक है, और भूमि बंजर होने लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष वैसे सिकोया है। ठीक है, इसमें देखिए सिकोया का नाम नहीं था, इसलिए उस पर हम यूकेलिप्टस को देख लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्यों। क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। आपका क्या अदरक क्या है, एक तना है। ठीक है, जड़ वो नहीं होता है, मतलब क्यों, क्योंकि भैया इसमें पर्व और पर्व संधियाँ दोनों पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि तनों में पर्व और पर्व संधियाँ जैसी संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें, अदरक एक जड़ विहीन पौधा होता भाई। इसकी संरचना में पर्व होता, पर्व संधियाँ होती हैं, जो कि तने की प्रमुख विशेषता है। अदरक है, हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रकंद। ठीक है, याद रखना, अदरक और हल्दी क्या है, तने का एक रूपांतरित रूप होता है, जिसे हम प्रकंद बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न है, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसमें लौंग है ना, लौंग का प्रयोग, लौंग क्या है, पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में होता है। यह एक सदाबहार पौधा होता है, ये भी याद रखना, सदाबहार पौधा होता है भैया, ध्यान रखना इसका। जिसकी उत्पत्ति मूलतः इंडोनेशिया में हुई, ये भी याद रखने की जरूरत है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया देशों में इसका व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो इसका सही उत्तर है पत्ता,
लीफ होता है ना, लीफ क्या है, एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, ओके, पत्ता इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देखें, घटपर्डी, घटपर्डी मतलब पर्डी मतलब पिचर प्लांट अथवा निपेंथीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक कीट भक्षी पादप होता है। कीट भक्षी पादप क्यों होता है भैया, क्योंकि नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी होती है इसको। ये ऐसी जगह पे होता है ना जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसी नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, कीटों को खाता है। ध्यान रखना इसका। इसको निपेंथीज भी बोलते हैं, घटपर्डी भी बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं। ध्यान रखना, जिनके पत्ते अथवा पर्णफलक जो होते हैं ना घट में रूपांतरित हो जाते हैं। इस घट के ऊपर ढक्कन के समान एक संरचना होती है। अच्छा, ये जो ढक्कन होता है ना, याद रखना, ये ढक्कन खुला रहता है और ये इतना सेंसिटिव होता है, जैसे ही कोई जीव के आने के संकेत मिलता है ना उसको, वो तुरंत ढक जाता, बंद हो जाता है और फिर वो उसको सक कर लेता है। ठीक है, अच्छा, संरचना होती है और घट में उपस्थित पाचक एंजाइम शिकार कीट को पचाकर पादप को पोषण मुख्यतः प्रोटीन प्रदान कर देते हैं। भारत के मेघालय राज्य में निपेंथीज खासियाना नामक एक दुर्लभ प्रजाति का घटपर्डी पौधा पाया जाता है। कहाँ पे भैया, मेघालय में। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का भाग नहीं है। तो इसमें देखिए, दलपुंज होता है, पुमांग है, जायांग है, लेकिन पर्णवृंत जो होता ना, ये भैया पुष्प का भाग नहीं होता। सही होता इसका सी हो गया। इसकी व्याख्या देखें, पुष्पीय पौधों में पुष्प एक प्रजनन अंग है जो प्रायः क्या होता है, तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्तियों के अक्ष पर विकसित होता है। फल और बीज उत्पन्न करता है। पुष्प के प्रमुख भाग होते हैं भैया, बाह्य दलपुंज है, पुमांग। देखिए, बाह्य दलपुंज को बोलते हैं कैलिक्स, दलपुंज को बोलते हैं कोरोला, पुमांग को बोलते हैं एंड्रोइसियम। ठीक है, जायांग को बोलते हैं जीनोइसियम। ठीक है, पर्णवृंत पत्ती और तने को जोड़ने वाली संरचना होती है। ध्यान रखना, जो पत्ती को प्रकाश में उठाए रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। तो जो नहीं है वो है अधिपादप। ठीक है, ध्यान रखना, पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है, वो है अधिपादप। व्याख्या देखें, पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अनुसार पादपों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है जलोद्भिद। जलोद्भिद क्या है, जलीय पादप, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ठीक है, मरोद्भिद होता है एक, ज़ेरोफाइट्स जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है, शुष्क मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं। मध्योद्भिद होते हैं एक, मेसोफाइट्स, ये सामान्य जलवायु में उगते हैं। एक होता है लवणोद्भिद जिसको हेलोफाइट्स बोलते हैं, ये लवणीय मृदा और जल में उगते हैं, जैसे मैंग्रोव वन है। तो ठीक है, हेलोफाइट्स याद रखना, मेसोफाइट्स याद रखना, ज़ेरोफाइट्स याद रखना और हाइड्रोफाइट्स, ये सब क्या होते हैं इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है नर पुष्प। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंगी बोला जाता है उनको। इनकी व्याख्या अगर देखें तो ऐसे पादप जिनमें एक ही पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं उसको उभयलिंगी पादप बोला जाता है भाई। अधिकांशतः फसलें जैसे गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, धान है, ये सब क्या है, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निर्माण के आधार पर फलों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो एक होता है सत्य और एक होता है असत्य फल। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या भाई। इसकी व्याख्या है फलों के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ध्यान रखना, एक होता है सत्य जिसको ट्रू फल बोलते हैं, एक असत्य फल होता है जिसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जिन फलों का निर्माण, ध्यान रखना कि जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है वो सत्य फल होते हैं भाई। आम है, नींबू है, नारियल है। लेकिन इसके विपरीत जिन फलों का निर्माण पुष्प के अन्य अंगों से होता है, जैसे पुष्पासन से हो जाए, थैलमस, बाह्य दलपुंज कैलिक्स से हो जाए, दलपुंज कोरोला से हो जाए, तो वो असत्य फल होते हैं। ठीक है, मतलब कूट फल बोलते हैं उनको हिंदी में। ठीक है, जैसे सेब है, अंजीर है और शहतूत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये होता है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है तो इस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। वृक्षों के तने और शाखाओं की लंबाई में पूर्ण वृद्धि मतलब प्राथमिक वृद्धि के बाद वृक्ष की छाल और लकड़ी के मध्य स्थित कैम्बियम क्या भाई याद रखना,
पतली परत सक्रिय हो जाती है जो वृक्ष की मोटाई में क्या करती है, वृद्धि करती, या वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। अच्छा, वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष वृक्ष की लकड़ी में एक नई परत भी जुड़ जाती है जो पुरानी परत से भिन्न दिखाई देती है। इन्हीं परतों को वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स कहा जाता है। इनकी गिनती से वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन बताना। भाई देखो, पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता, बात सही है। पादप हार्मोन्स के 5 वर्ग होते, बात सही है। ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक होता है, ये भी सही है। लेकिन इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन होता है, ये गलत है। सही तो इसका डी हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा गया है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो इसकी व्याख्या कुछ ऐसी होगी कि पादप हार्मोन्स कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, पौधों में वृद्धि, प्रजनन, उपापचय क्रियाओं को नियमित करते हैं। पादप हार्मोन्स के 5 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, ये सब इसके 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब ऑक्सिन जो होता है ना, हार्मोन के प्रयोग से टमाटर, नींबू, संतरा, केला, इनके बीज रहित फलों का उत्पादन करने में किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक जंतु हार्मोन होता भी है जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति कौन सा है भाई, वो है रतनजोत। तो ये सबको पता होना चाहिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बायोडीजल, जट्रोफा भी बोलते हैं इसको, बनाने के लिए जट्रोफा या रतनजोत नामक पौधे का प्रयोग होता है। यह एक आवृत्त बीजी पादप होता है, ये भी याद रखना है, जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त होता है। भाई इस बायोडीजल का उपयोग डीजल के परंपरागत विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ये बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती, तो ये भैया सबको पता होगा, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, 206 होती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अस्थियां ठोस, कठोर, शक्तिशाली संयोजी ऊतक हैं जिनका निर्माण तंतुओं और मैट्रिक्स से होता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शैशव काल में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है। तो सबसे छोटी है भैया स्टेपीज और सबसे बड़ी है फीमर। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप लोगों को पता भी होगा, तो इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना जो स्टेपीज है वो कान में पाई जाती है और फीमर जो है जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखनी बस इसमें। अच्छा, मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन हमको बताना है। अब देखिए, इसमें पहला है यह बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में विभाजित होता है। दूसरा है अंतः कंकाल, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल में विभाजित होता है। अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों और ओस्थि में विभाजित किया जाता है। अच्छा, चौथा है उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल, रोम शामिल किए जाते हैं। तो इसका चौथा जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा गया था। अब देखिए, उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथों और पैरों की अस्थियां, मेखलाएं, ये सब आती हैं। ठीक है, नाखून, बाल, रोम बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल होते भैया, ये बात हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में 6 तत्व पाए जाते हैं भैया, इनकी सब सर्वाधिक प्रधानता होती है। इनके नाम कुछ ऐसे हैं कि ऑक्सीजन का 65% भाग, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5 मतलब 1.5 और फास्फोरस होता है 1.2% पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है अस्थियों के संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, अस्थि संधियां और अस्थियों के जुड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती, बात सही है। दूसरा, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण, अपूर्ण और अचल संधि। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट सही हो भाई। तीसरा क्या है, मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि जो होती है वो अपूर्ण संधि का उदाहरण, ये गलत है, सी वाला गलत है। डी वाला क्या है, मनुष्य की गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है, ये भी सही है, लेकिन सी वाला गलत। सी वाला गलत क्यों भाई, देख लेते हैं। शरीर का वह स्थान जहां 2 अस्थियां परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशील बना देती हैं, गतिशीलता प्रदान करती हैं, अस्थि संधि होती है। गति और प्रकृति के आधार पर
अस्थि संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो थी पूर्ण संधि, एक अपूर्ण और एक अचल संधि। मनुष्य के घुटनों में कंदुक खल्लिका बाल एंड सॉकेट नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। भैया पूर्ण संधि पाई जाती है तो नाम क्या है? नाम है कंदुक खल्लिका। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाल एंड सॉकेट बोलेंगे, ठीक है। अपूर्ण संधियां ना मुख्यतः कपाल की अस्थियों और कशेरुकाओं के मध्य पाई जाती है, तो हमें ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती? फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती वक्षीय पिंजर में, ठीक है। हमें ध्यान रखना, वक्षीय पिंजर में। मनुष्य में 12 जोड़ी मतलब कुल 24 पसलियाँ होती हैं। पहली 7 जोड़ी पसलियाँ जो होती हैं ना, वक्ष के सामने उरोस्थी स्टर्नम से और पीछे मेरुदंड की कशेरुक से जुड़ी होती हैं, कशेरुका से। लेकिन 8वां 9वां और 10वां जोड़ा जो होता है ना, कि पसलियाँ वो उरोस्थी से ना जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ जाती हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या गौड़ पसलियाँ कहा जाता है। अच्छा, 11वां और 12वां जोड़े की जो पसलियाँ होती हैं केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती हैं और इनका अग्र सिरा मुक्त होता है, इसलिए इन्हें तैरती पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें मिलान सही कौन सा नहीं है भैया? देखिए, इसमें मानव कंकाल से संबंधित रोग, उनके लक्षणों का सही सुमेल नहीं बताना है, जो जो नहीं है वही बताना हमको। तो देखिए, गठिया जो है ना, जोड़ों में सूजन आ जाता है। सूखा रोग क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियों का कमज़ोर होकर भंगुर हो जाना होता है। जो टिटेनी है ना, ये उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना। तो ये डी वाला इसका गलत उत्तर है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो सूखा रोग है ना, रिकेट्स, ये बच्चों में होता है, तो वयस्कों में क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। ये इसका उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। नहीं तो अभी देखेंगे बता देंगे, नहीं आप ही बताइए, वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसकी व्याख्या कर, टिटेनी नामक रोग जो होता है वो शारीरिक तरल मतलब कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है, टिटेनी रोग, ठीक है। इसमें पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है, भैया ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो ये निकलते हैं भैया 20। ये प्रश्न पूछा गया है और आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। अब याद रखना कि 20 दांत 2 बार निकलते हैं तो अस्थायी दांत होते वही। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत मतलब कुल 32 होते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटते हैं। 4 वर्ग कौन से हैं भैया? कृंतक है, कृंतक क्या है? प्रत्येक जबड़े में 4 धारदार और चपटे दांत होते हैं, ठीक है। एक होता है रदनक, जिसको कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत होंगे। एक होता है अग्रचबरडक, जिसको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 चौड़े दांत होते हैं। एक होता है चबरडक, मोलर्स, ठीक है। प्रत्येक जबड़े में 4 अधिक चौड़े दांत होते हैं। तो चवर्णकों को ना बुद्धि दांत भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो है ना वो ऑक्सीकरण क्रिया है, ध्यान रखना। श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और जल का निर्माण भी होता है, ठीक है। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का संचय होता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। तो देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट है अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बात सही है। दूसरा है अनॉक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। पहला दूसरा तो सही हो गया। अब सी वाला क्या है? अनॉक्सी श्वसन जंतुओं और पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन ईस्ट और परजीवियों में। इसको उल्टा कर देते भाई, सी वाला फिलहाल गलत है, ठीक है। और डी वाला क्या है? अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 अणु से 4 एटीपी अणुओं को, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो ए बी डी ये तीनों सही हैं, सी वाला गलत है, सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ए बी डी सही है, सी गलत है, क्यों? अनॉक्सी श्वसन ईस्ट अवायवीय जीवाणुओं आंतों में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जो होता है ना जंतुओं और पादपों में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो ये होती है भैया 30 से 60 बार प्रति मिनट। नवजात शिशुओं में होती है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इस दर में कमी आती है। ठीक, एक सामान्य वयस्क मनुष्य की श्वसन दर होती 12 से 16 बार प्रति मिनट। श्वसन दर की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो करता भैया एटीपी एडीपी। ठीक है, ध्यान रखना। श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय होता है। जल अपघटन के द्वारा एटीपी के अणु एडीपी, एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा क्या करती है, मानव शरीर की कोशिकीय मतलब सेलुलर और उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो हमें इसकी व्याख्या भी ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो ये रहती है भैया नाइट्रेट, नाम है इसका, याद रखना। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित होती है? तो भैया नाम है नाइट्रोजन का। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें। श्वासोच्छ्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में होती है। पहला तो निःश्वसन, दूसरा उच्छ्वसन। तो निःश्वसन क्या है, वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना, ग्रहण की गई इस वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन पाया जाता है। उच्छ्वसन में क्या होता है भाई, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होना। शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन 4% पाया जाता है। स्पष्ट है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो 79% नाइट्रोजन उसमें भी है, निःश्वसन में भी और उच्छ्वसन में भी 79% ही होती है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन की भी मात्रा चेंज हो जाती है, कार्बन की भी मात्रा चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसे प्रभावित करती? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ना रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को प्रभावित करती है भैया, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड है, रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणाम क्या होता है कि शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस क्या करती है, फूलने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रक्त और ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता? तो रक्त और ऊतक द्रव्य के मध्य में गैसीय विनिमय अंतःश्वसन कहलाता है। तो इसकी व्याख्या देखें तो वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है तथा ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। ठीक है, यह गैसीय विनिमय अंतःश्वसन होता है या फिर कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अंतःश्वसन अगर होगा तो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, अगर कोशिकीय श्वसन होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसको बोलेंगे निःश्वसन। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। व्याख्या देखें तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। ठीक है, इन तीनों चरणों से कुल 38 एटीपी मतलब 8 एटीपी प्लस 6 एटीपी प्लस 24 एटीपी ऐसे क्रम है इनका। ग्लाइकोलिसिस से कितना, 8 एटीपी, क्रेब्स चक्र से 6 एटीपी, 24 एटीपी इलेक्ट्रॉन परिवहन से। ठीक है, अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःश्वसन की क्रिया जो है ना बाह्य श्वसन से संबंधित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निःश्वसन और उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन बताना भैया। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर खिंच जाती हैं, बात सही है। पसलियां स्थिर रहती हैं, ये गलत है, बी वाला इसका गलत होगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, सही बात है। पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और घटता जाता है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, पसलियां स्थिर रहती हैं, ये वाला गलत है। इसमें देख लें निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर बाहर की ओर खिंच जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु क्या होता है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसके विपरीत जब उच्छ्वसन होता है ना उस समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी व्याख्या।
तो भैया ये आज इसकी पहली बुक समाप्त हुई है। अब अगली बुक मतलब 2 भाग में है ना ये किताब, तो उसमें भी ऐसे ही है, तो उसको भी 2 पार्ट में 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो 4 ही वीडियो में आपका जीव विज्ञान अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद ये भी है कि जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो भाई तो पूरी अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी में ये सारा हो जाएगा, ठीक है। इसकी PDF हम आपको ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।